अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन में 5 सालों से तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जारी गैर मुल्की फ़ंडिंग केस की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत जो है अब ये कल से शुरू होगी। स्क्रूटनी जो कमेटी है कल से रोज़ाना की बुनियादों पर इस पर काम करेगी। तहरीक इंसाफ ने 2014 के बाद से दस्तावेज़ात और अकाउंट्स की तफसीलात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के 16 हुक्मनामों को नज़रअंदाज किया है, जबकि अब तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानबदारी पर भी जो है वो सवालात उठा दिए हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने तो ये भी कह दिया है कि दाल में कुछ काला लग रहा है। इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म इजलास पर इजलास कर रहे हैं। कभी पार्टी रहनुमाओं को यकीन दिलाया जा रहा है कि जो रहनुमा है ये परेशान ना हो, पार्टी फंड्स का ऑडिट हुआ है, तो कभी हिदायत ये दी जा रही हैं कि अपोजिशन जो है ये अवाम को गुमराह कर रही है। इस केस के कानूनी पहलू से मुतालिक आवाम को आगाह किया जाए। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सीनियर कानूनदान डॉक्टर बाबर अवान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी इस हवाले से, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं उन्होंने की है आज। लेकिन हुकूमती हलकों में होने वाली हलचल जो है इससे ये अंदाज़ा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि ये जो केस है ये वाकई हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है और ये मामला उतना भी सीधा नहीं है जितना कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा इसे बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का मामला भी हुकूमत के सर पर खड़ा है। अगर हुकूमत और अपोजिशन 5 दिसंबर तक मिलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर ना कर पाए, जिसके खदशात बहुत ज़्यादा हैं, तो ये खतरा है कि इलेक्शन कमीशन गैर फ़ाल हो जाएगा, क्योंकि आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन को चलाने के लिए 3 अरकान का होना लाजमी होता है, जबकि कमीशन के सिंध और बलूचिस्तान से 2 मेंबरान हैं पहले ही रिटायर हो चुके हैं। इस पर भी हुकूमत किसी नतीजे तक नहीं अभी तक पहुंच सकी है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की अदम मौजूदगी में कोई फैसला नहीं कर पाएगा। इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इलेक्शन और बल्दियाती इंतखाबात भी ज़ाहिर है नहीं करवा सकेगा, और फिर जो इंतखाबी फहरिस्तों का मामला है ये भी मुतासर होने का खदशा है। सवाल ये है कि हुकूमत इस चैलेंज से कैसे निपटेगी और क्या इलेक्शन कमीशन वाकई गैर फ़ाल होने जा रहा है, आईनी और कानूनी तौर पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। जबकि ऐसी सूरत हाल में जब हुकूमत को आईनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए अपोजिशन की ज़रूरत है, ऐसे में अपोजिशन फिर से हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए कल से इकट्ठी हो रही है। मौलाना की जानिब से APC बुलाई गई है, मरियम नवाज ने तो शिरकत से इनकार कर दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो की शिरकत की खबरें आ रही हैं। सवाल ये है कि धरने, एहतजाज और लॉन्ग मार्च के बाद अब अपोजिशन की APC का आखिर क्या मकसद है? क्या मौलाना हुकूमत पर अपना जो एक दबाव है, प्रेशर है, इसको बरकरार रखना चाहते हैं? किस वजह से वो चाहते हैं कि अब APC जो है ना वो बुलाई जानी चाहिए? इसका क्या मकसद है? दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि कराची और सिंध में हुई मुबैना करप्शन के केसेस सूबे से बाहर मुंतकिल क्यों हुए हैं? ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। आज सईद गनी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस पर सबसे पहले मैं बात करूंगी, वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम सरवर साहब आपका। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुबारक हो, गैर मशरूत तौर पर आज आपकी माफ़ी को कबूल कर लिया गया है। गुलाम साहब मुबारक हो आपको। चलें, मेहरबानी आपकी भी और मेहरबानी अदालतों की भी। सही। अच्छा, इलेक्शन कमीशन में जो फॉरेन फंडिंग केस की कल से जो डेली बेसिस पर एक जो समाअत होने जा रही है, स्क्रूटनी कमेटी ने कल से काम प्रॉपर शुरू करना है रोज़ाना की बुनियादों पर। क्यों आप लोगों को अब दाल में कुछ काला लग रहा है? फिरदौस साहिबा तो कहती हैं बल्कि लगता है कि पूरी की पूरी दाल काली है। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जल्दबाजी पर आप लोगों को पता नहीं क्यों हैरानगी हो रही है कि वो क्यों इतनी उजलत में है। ये वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके साए तले आप लोगों ने इलेक्शन लड़ा, सब पार्टियों ने लड़ा, आप लोग जीते। आज आप लोगों को लग रहा है कि क्यों वो उजलत का मुजाहरा कर रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ऐसी कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा अगर हाइप क्रिएट की गई है तो वो मीडिया की तरफ से कि बहुत सेंसिटिव मामला है, बहुत अहम मामला है, कुछ होने वाला है, कुछ एक्शन होने वाले हैं, कुछ डिसीजन होने वाले हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये एक रूटीन के मामलात हैं। हाँ, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कुछ जल्दी में है, तो बड़ा एहतराम है
साबिक वो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, और इलेक्शन भी हमने उन्होंने करवाया एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो हमने उन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट भी किए, इलेक्शन जीते भी, हुकूमत भी बनाई। तो हमें कोई ऐसा सच उन पे कोई ऐसा, लेकिन उनका अपने एक्शंस अब इस बात को तकवीयत दे रहे हैं कि अपोजिशन उन्हें मिलती है, अपोजिशन उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि डे टू डे हेयरिंग रखें, जबकि इलेक्शन कमीशन नामुकम्मल है, 2 मेंबर्स इलेक्शन कमीशन के नहीं हैं और नामुकम्मल इलेक्शन कमीशन। हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि नहीं सुन सकता। दूसरा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो मामले को हल करे ना, किसने करना है? वो जो 2 इलेक्शन मामला पार्लियामेंट ने करना है जनाब, आप लोगों ने करना है। मामला जोर देने से हल नहीं होगा, ज्यादा शोर डालने से भी नहीं होगा और हाइप क्रिएट करने से भी नहीं होगा। मामला इंशाअल्लाह ताला होगा, फाम और तफहीम के साथ होगा, और होता है, पॉलिटिक्स में होता है, रुकावटें भी आती है, लेकिन इंशाअल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला भी बस ऐसा तरीके से खुश उसलूबी से हल हो जाएगा, उसके मेंबर्स का मसला भी इंशाअल्लाह ताला खुश उसलूबी से बैसन तरीके से हल हो जाएगा और सारी चीज़ें स्मूथली चलेंगी। कोई ऐसी बात नहीं। वो स्क्रूटनी ठीक है, हमारी फंडिंग पे ज़रूर होनी चाहिए, हम एक सबूत उसका फराम करेंगे, लेकिन जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि साथ ही साथ मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, बीबी मेरी बात पूरी सुन लेना, बात पूरी सुन लिया करें कि मेरी ये बात आप मुझे मुकम्मल तो करने दें कि ये हमारा हक नहीं है। फिर मुस्लिम लीग नवाज जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे, 6 बार वजारत आला उनके पास रही, पीपल्स पार्टी जो 3 बार प्राइम मिनिस्टरशिप उनके पास रही, एक जमात को 45 साल हो गए हैं, एक जमात को 35 साल हो गए, उनके हिसाब किताब जो हम कौम की ये डिमांड है कि उनका हिसाब किताब भी होना चाहिए, उनकी फंडिंग की स्क्रूटनी भी होनी चाहिए कि वो तमाम पैसा इधर से मनी लॉन्डर करके बाहर भेजते हैं, बाहर से मनी लॉन्डर होता है तो वापस पैसे आते हैं, फिर उन पैसों में से निकाल लेते हैं। तो इस चीज के सबूत भी मौजूद हैं। तो अगर उन्हें सुनना है इलेक्शन कमीशन जरूर सुने, लेकिन ये स्क्रूटनी अक्रॉस दी बोर्ड होनी चाहिए, ये अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस दी बोर्ड होनी चाहिए, उन्हें भी सुनना चाहिए, उनके केस भी देखने चाहिए और हमारा भी जरूर। अच्छा, मेरी भी सुन लें गुलाम सरवर साहब। पहली बात, इस बात का इससे क्या ताल्लुक कि अगर रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी तो इदारे का जो तकद्दुस है शायद वो खराब रह जाएगा, खराब हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि वज़ीर आज़म साहब, एक अदालत भी बात सुने, आप भी बात सुने, आप भी बात सुने कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जा रहा है, उसके सवाल मैंने आपका सुन लिया है, इलेक्शन कमिश्नर जा रहा है, 2 मेंबर उसके मौजूद नहीं, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं, तो उन्हें क्या हरी है? फिर हम कह रहे हैं कि सुनना है तो सबका केसेस इकट्ठे सुने, वो भी करने के लिए तैयार नहीं, तो वो क्यों कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं? बात सुन लेना। इलेक्शन कमिश्नर साहब अपने अदारे पे रहम करें और उसे कंट्रोवर्शियल ना बनाएं, ऐसा कोई फैसला ना करें जिससे फैसला जल्दी आए या फैसला देर से आए। वज़ीर आज़म साहब कह चुके हैं पार्टी के रहनुमाओं को, भाई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ऑडिट हो चुके हैं, सब कुछ फराहम किया जा चुका है। तो जो तलवार सर पे लटक रही है फिर जल्दी होने दें। अगर कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, कुछ गलत नहीं हुआ, लटक रही, कोई खौफ नहीं है, फिर इसको खत्म होने देना। डर होगा, खौफ होगा, चोरों को होगा, चक्कों को होगा, डाकुओं को होगा, मनी लॉन्डर्स को होगा, तो फिर जल्दी आने से आप फिर जल्दी आने पे क्या एतराज है? फिर जल्दी आने पे एतराज है? फिर उनका भी साथ क्यों ना करें? उनका ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? अच्छा ठीक है, वो कोई नूरी मखलूक है और हम नारी मखलूक हैं, उनका भी साथ हिसाब किताब होना चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए। यही बात जब ऑपोजिशन देखा ना, अगर हिसाब किताब होना है तो अक्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए। यही बात तो ऑपोजिशन करती थी कि हमारा एहतसाब आप लोग कर रहे हैं, तो यही बात हम भी करते हैं। पीटीआई में क्या कोई फरिश्ते बैठे हुए हैं? हमने भी अपने आप को तसाब के लिए पेश किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को क्लीन मैन कहा कि उसे डिक्लेयर किया है। हमने तो जितना हिसाब किताब हमारा हुआ है, जितनी अकाउंटेबिलिटी हमारी हुई है, इतनी तो अकाउंटेबिलिटी उनकी हुई नहीं। पटिशन की गई है, पटिशन इमरान खान के खिलाफ की गई है, फॉरेन फंडिंग पे हनीफ अब्बासी जैसे शख्स ने पटिशन की है। ये पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसमिस की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नीट एंड क्लीन डिक्लेयर किया है इमरान खान को। पूरी कौम ने इमरान खान पे एतमाद किया है, पूरी कौम ने
इन चोरों का, डाकुओं का एहतसाब किया है। पीपल्स पार्टी सुकड़ के सिंध, अंदरूनी सिंध की पार्टी रह गई। मुस्लिम लीग नवाज सुकड़ के जीटी रोड की पार्टी रह गई। अवाम ने भी एहतसाब किया है, अदालतों ने भी एहतसाब किया है। एहतसाब के मराइल से वो गुजर रहे हैं। एहतसाब हम भी कहते हैं हमारा भी होना चाहिए, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। हम गवर्नमेंट में हमारा आज भी हम अपने आप को पूरी काबीना एहतसाब के लिए पेश करती है, लेकिन जो चीजें हैं कम अज कम जो हमारा सुना जाए ना, उससे भी सुना जाए, उसमें भी अमल किया जाए। बहुत शुक्रिया गुलाम सरवर खान मेरे साथ हैं। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार मज़हर अब्बास साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका। मज़हर साहब, ना जाने क्यों आजकल पीटीआई वालों से फॉरेन फंडिंग के बारे में सवाल करें तो बड़ा डिफेंसिव होना शुरू हो जाते हैं, बड़ा गुस्से में आना शुरू हो जाते हैं। आपके नज़दीक कितना सीरियस केस है ये? क्योंकि तहरीक इंसाफ तो अब ये उज़र पेश करती है कि पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को बैन किया गया था, नेशनल अवामी पार्टी, वो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, और फिर 1 साल बाद मार्शल लॉ लग गया। ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है पार्टीज़ को बैन करना। ये जो पार्टीज़ होती हैं, जमहूरियत का सतून होती है, ये कोई अच्छी रिवायत शुरू नहीं होगी। आपको नहीं लगता पीटीआई अब जब ऐसी बातें कर रही है तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ है जो पीटीआई को खौफ में मुब्तला कर रही है, एक उनके सर पे तलवार लटक रही है, डिफेंसिव होना शुरू हो जाते हैं? आपको लगता है कितना सीरियस केस बन गया है ये पीटीआई के खिलाफ? शुक्रिया शादिया। देखिए, मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगनी भी नहीं चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि लगेगी भी पाबंदी। और क्योंकि एक पार्टी है जो जमहूरी बुनियादों पे खड़ी हुई है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, ला के इख्तलाफ कर सकते हैं, उसकी पॉलिटिक्स से इख्तलाफ कर सकते हैं, उसकी पॉलिसी से इख्तलाफ कर सकते हैं। ऐन मुमकिन है कि फॉरेन फंड जो केस है इसके अंदर इर्रेगुलरिटी साबित हो जाएं, लेकिन मुझे इस चीज़ के चांसेस कम नज़र आते हैं कि इसके अंदर कोई मनी लॉन्ड्रिंग या इस तरह का एलिमेंट है। लेकिन पीटीआई ने इस केस को खुद संजीदा बना दिया है जी। ये बड़ी अजीब सी बात है कि ये 5 साल पुराना केस है। अब अगर ये इसको 5 साल बाद ये कह रहे हैं कि इसको दूसरे केसेस से जोड़ा जाए, तो ये लॉजिक नहीं समझ में। ये नहीं है कि दूसरा केस सुना नहीं जा रहा। या तो ये होता ना कि इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो पिटीशंस हैं, जो एप्लीकेशन है, उसको रिजेक्ट कर देता और सिर्फ तहरीक इंसाफ का केस टेकअप करता। तब तो तहरीक इंसाफ का ये गिला जायज़ होता कि जी आपने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स तो नहीं देखे। तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स जो वो है उनसे भी जवाब तलब किया है, और उनसे जवाब तलब भी होने चाहिए, उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। लेकिन जब मेरा केस है तो मुझे तो अपने केस का खुद दिफा करना चाहिए, मुझे खुद बताना चाहिए। सबसे पहले मुझे खुद अपने आप को क्लियर करना चाहिए। यही तो चीज़ है, यही तो बुनियाद है। यानी खुद इमरान खान तहरीक इंसाफ की बुनियाद ही यही थी, वो यही बात करते थे। जब आप ये बात करते हैं कि जी मैं अपने सवाल का खुद जवाब दूंगा, बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं पहले उनसे भी सवाल करें, सबसे एक साथ एक सवाल करें। तो आपका चूंकि केस पहले का है, पुराना है, बिल्कुल, लिहाजा अगर आपका केस पहले हो रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, इसलिए कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आप समझते हैं कि आपके पास इस तरह की चीज़ें, जो शिकायत हैं, जो सवालात हैं, उनके जवाबात आपके पास हैं, तो पहली चीज़ तो ये कि इससे घबराना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर आप क्लियर होके आते हैं माफ़ कीजिएगा, क्लियर होके आते हैं तो आप ज़्यादा स्ट्रॉन्गली मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पे ये दबाव डाल सकते हैं और इलेक्शन कमीशन पे कि जी अब आप इनका फैसला भी फौरी तौर पे करें, और होना चाहिए फौरी तौर पे। तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ ने खुद इस केस को इतना लिंगर ऑन करके और कभी और मजीद लिंगर ऑन करना चाह रहे हैं मज़हर अब्बास साहब। अभी भी कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता नहीं क्यों इतनी जल्दी है, वो क्यों उजलत का मुजाहरा कर रहे हैं। आपको लगता है कि 6 दिसंबर से पहले फैसला आ सकता है? पीपल्स वो लोग तो कह रहे हैं कि दाल में कुछ खाला है पीटीआई वाले। देखिए, अगर आता है तब भी तहरीक इंसाफ को नहीं घबराना चाहिए। हाँ। और अगर नहीं आता तो क्या तहरीक इंसाफ इस केस को कब तक लिंगर ऑन करना चाहेगी? ये बुनियादी आर्गुमेंट तहरीक इंसाफ का गलत है कि तीनों के केसेस एक साथ सुनने चाहिए।
इसलिए कि आपका केस पुराना है, आपकी पिटीशन, आपके ख़िलाफ़ जो पिटीशन है वो बहुत पुरानी है। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के ख़िलाफ़ नई है पिटीशन, और इस पर भी डेट तो फिक्स होगी है, इस पर तो जवाब मांग लिया है ना पीपल्स पर, तो घबराने की क्या बात है। तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ ओवर रिएक्ट कर रही है, अननेसेसरी पैनिक कर रही है। और दूसरी बात यह कि इलेक्शन कमीशन, अगर ये चीज़ें होती हैं, फ़र्ज़ करें उनके ख़िलाफ़ कोई चीज़ आ जाती है, तब भी तहरीक इंसाफ पर या किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना बिल्कुल गैर जमहूरी होगा, ख़ासतौर पे वो पार्टी जिसके रूट्स हैं। पहले भी अवामी पार्टी पे जो पाबंदी लगी उसके रीजंस कुछ भी थे, लेकिन वो गलत था। उससे पहले 50s में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान पर पाबंदी लगी, वो भी गलत था। सियासी जमातों पर इस तरह आप पाबंदी नहीं लगा सकते, उसका पूरा एक रेफरेंस होता है, रेफरेंस तैयार होता है, रीजंस दिए जाते हैं। इतना आसान नहीं होता, ना पाबंदी लगाना आसान होता है, ना किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट देना आसान होता है। सही। तो आपको लगता है कि मजीद अगर डिलेइंग टैक्टिक्स तहरीक इंसाफ इस्तेमाल करती है तो ये मजीद नुकसानदेह होंगे इनकी हुकूमत के लिए? देखिए, इसलिए नुकसानदेह होगा कि ये डिबेट चलती रहेगी, लिंगर ऑन होगा। इलेक्शन कमीशन, फर्ज करें इलेक्शन कमीशन तहलील हो जाता है, तो वो चीज़ तो अपनी जगह मौजूद रहेगी, वो डिबेट तो अपनी जगह मौजूद रहेगी, वो तहरीक इंसाफ के हवाले से चीज़ें तो फिर भी आती रहेंगी कि देखें अभी तक इन्होंने फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से अब अपने ख़िलाफ़ जो भी चीज़ें हैं उसके सबूत नहीं दिए। तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के इंटरेस्ट में है ये कि वो कहें कि हमारा फौरी तौर पे आप करें, 2-4 रोज़ में जितने जो भी आपके पास चीज़ें, हमारा फ़ैसला करें, हम बिल्कुल क्लियर हैं, ये सारे हमारे सबूत हैं, हम दुनिया के सामने ये सबूत रखते हैं, इस अपने आप को क्लियर करवाएं। और साथ में पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से जो भी सबूत हैं वो इलेक्शन कमीशन को दें, और वो सबूत अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं उन सबूत का कोई जवाब दे सकती तो उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। मज़हर अब्बास साहब, आखिरी सवाल, पिछले 8-10 महीने से जो इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तैनाती का मामला लटका हुआ है, आपको पता है इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब अपोजिशन से उस तरीके से बातचीत नहीं करते, हालांकि बड़े मामलात में ज़रूरत है कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर बैठें ताकि फैसले किए जा सके। कानून साजी का मामला आपके सामने है, अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का एक और चैलेंज सामने आने वाला है, आपको नहीं लगता एक बहुत बड़ा आईनी और कानूनी अब एक बहरान शुरू हो भी सकता है? क्योंकि 2 इलेक्शन कमीशन के अरकान की तैनाती का मामला तो अभी तक लटका हुआ है, तो ये मामला अगर हल नहीं होगा तो किस बहरान में हम लोग चले जाएंगे? ना आप कोई ज़िमनी इलेक्शन करवा सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, और मेरा ख्याल है अगर इमरान खान, फ़र्ज़ करें इमरान खान बराह रास्त लीडर ऑफ द अपोजिशन से नहीं भी बात करना चाहते, तो इमरान खान या पीटीआई के जहन में या उनकी कोर कमेटी के जहन में या जो भी नाम हैं, वो नाम आप एक कमेटी बना दें, जहांगीर तरीन साहब को कर दें, शाह महमूद कुरैशी को कर दें, चौधरी सरवर को कर दें, जो भी आपके कॉन्फिडेंट के लोग हैं, वो अपोजिशन से एक डायलॉग शुरू करें इस हवाले से, बैठें, मीटिंग करें, नाम डिस्कस करें। आप ऐसे क्रेडिबल लोगों के नाम लेकर आएँ, ज़रूरी नहीं है कि वो जुडिशरी से ही ताल्लुक़ हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इलेक्शन कमीशन में जो नॉमिनी हों वो जजेस ही हों रिटायर्ड, आप किसी और को भी कर सकते हैं। बहुत से क्रेडिबल नाम हैं जिस पे कंसेंसस बन सकता है, लेकिन जब आप बातचीत शुरू करेंगे तो कंसेंसस बनेगा। अगर आप बातचीत करेंगे ही नहीं, मशावरत करेंगे ही नहीं, तो ये चीज़ जितना लिंगर ऑन करेगी उतना तहरीक इंसाफ की और उनकी हुकूमत के लिए बदनामी का बायस बनेगी। इसलिए हुकूमत को इनिशिएट करना चाहिए। सही। हुकूमत अपने तई जो भी उनके नाम हैं उनको सामने रखे, अपोजिशन की तरफ से जो नाम आए, और देखें कि मेरिट के ऊपर आखिर नेगोशिएशंस का मतलब यही होता है। ये मतलब नहीं होता कि तहरीक इंसाफ के पसंदीदा लोग आ जाएं या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के पसंदीदा लोग आ जाएं। सही। चीज़ ये है कि जब उनके नाम आप सामने रखेंगे, उनके नाम पब्लिक करेंगे, तो उस पर तबसरे होंगे, लोग जानते होंगे उनके नामों को, उनकी क्रेडिबिलिटी को जानते होंगे, उनका बैकग्राउंड, उनकी तारीख हिस्ट्री को जानते होंगे, तो लोग खुद ब खुद कहेंगे कि हाँ ये तहरीक इंसाफ या नून लीग या पीपल्स पार्टी की तरफ से अच्छे नाम आए हैं, इन नामों पे कंसेंसस हो जाना चाहिए। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब आप बातचीत को इनिशिएट करेंगे, और ये मेरा ख्याल है ये हुकूमत का काम है, और इमरान खान समझना चाहिए,
चाहे वो शाह महमूद कुरैशी के थ्रू करें या किसी के, लेकिन एक डायलॉग शुरू करना चाहिए, प्रोसेस शुरू होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन किया है माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब आपका। जस्टिस साहब, जिस तरीके से फॉरेन फंडिंग केस की अब कल से रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होने जा रही है, स्क्रूटनी कमेटी ने बाकायदा कल से अब इस पर रोज़ाना की बुनियादों पर काम शुरू करना है। अगरचे जो कहा जाता है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस में अगरचे ये इख्तियार सिर्फ वफाकी हुकूमत के पास ही होता है कि फ़ेडरल हुकूमत की तरफ से अगर इत्मीनान हो उनको कि कोई सियासी पार्टी फ़ॉरेन एड से चलती है जिससे पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा है, जो फंडिंग हो रही है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो फिर ऐसी सूरत में वफाकी हुकूमत पार्टी को तहलील करने का एक नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में छापेगी। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत की तरफ से एक रेफरेंस जो है ना वो भेजा जाएगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कानूनी तौर पर, तो आपको नहीं लगता कि पीटीआई के मामले में ये मामला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ चला जाता है? वो इसलिए कि जिस पार्टी के खिलाफ ये केस चल रहा है वो तो पार्टी हुकूमत में फेडरल में बैठी हुई है, और अगर कोई ऐसा फैसला इनके खिलाफ आ भी जाता है तो वफाकी हुकूमत जो है कैसे अपने खिलाफ रेफरेंस देगी, कैसे अपने खिलाफ जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेगी और अपने खिलाफ ही जो है ना वो न्यूट्रल होकर इन्वेस्टिगेट करवाएगी? सर देखिए, ये जो मामला है फॉरेन फंडिंग का, इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया गया है, और इसको जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि अगर वो फॉरेन फंडिंग किसी ऐसे नज़रिए से होती है कि टेररिज्म को उकसाए या दूसरे कोई क्रिमिनल काम करे, तो उस सूरत में यकीनन वो एक्शन लिए जा सकते हैं उसके ख़िलाफ़। लेकिन मेरे ख्याल में इसका तो किसी को शुबा नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जो कि इस किस्म का काम करेगी। वो हैं वैसी पॉलिटिकल पार्टीज़, लेकिन जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो सामने इस वक्त नज़र आ रही हैं उसमें मेरे ख्याल में ये बात नहीं। ये ज़रूर है कि उनके पास पैसे आए हैं उन सोर्सेज से जिसको कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन वो एक और बात है, और ये कहना एक अलग बात है कि वो पैसे जो हैं वो किसी और गलत काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये मामला जो है इसको ज़्यादा तूल देने से कोई फ़ायदा नहीं है। फैसला यकीनन होना चाहिए, और चूंकि अब तो ये कहा गया है कि डे टू डे प्रोसीडिंग्स होंगी तो इसमें फ़ैसला तो हो जाएगा, लेकिन उससे क्या नतीजा हासिल होगा ये मुझे मालूम नहीं। ये यकीनी बात है कि जो पैसे आए हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होंगे, चूँकि हमारे मुल्क में ये अब आज से पहले तो ये आम तौर से ये बात थी कि लोग पैसे भेजा करते थे मुल्क में और कोई तरीका नहीं था, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। ये तो अब नवाज शरीफ के केस पे तो जाहिर हो गया। तो ये तो चीज़ ज़रूर सामने आएगी, लेकिन क्या वो ऐसी चीज़ होगी जिससे कि वो पार्टी पे कोई नुकसान पहुंचेगा, ये मेरे ख्याल नहीं हो सकता। जैसे पीटीआई ये नुक्ता उठा रही है कि अगर हमने आपकी डिटेल्स दी थी तो हमें वो जो 2018 के इंतखाबात में बल्ले का निशान अलॉट हुआ था, फिर बाद में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें भी हमें हमारा जो निशान है बल्ले का वो हमें अलॉट हुआ, लेकिन यहाँ पर तो मामला अकाउंट्स को छुपाने का है ना। यहाँ पर तो जिन्होंने अकामे छुपाए, जिन्होंने अपनी डिग्रियाँ छुपाई, बाद में मामलात सामने आए, वो लोग नाअहल हुए। जैसे कि असासे भी आपने छुपाए, लेकिन आपने इलेक्शन तो लड़े ना, आपने अकामे छुपाए, आपने इलेक्शन तो लड़े ना, लेकिन जब मामलात बाद में खुलते हैं और पता चलता है कि ये मामला छुपाया गया, नाअहली का मामला तो बाद में आता है। यहाँ पर भी 18 बैंक अकाउंट्स के खुफिया अकाउंट्स जो सामने है उनका मामला है। अगर ये सब कुछ सामने आता है तो फिर क्या होगा पार्टी के खिलाफ? देखिए, 18 बैंक अकाउंट जो आप बात कर रही हैं खुफिया अकाउंट्स के थ्रू आया है, लेकिन ये साबित करना कि वो जो अकाउंट से आया है वो किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल होने के लिए आया है, यानी टेररिज्म के लिए या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए, ये कोई आसान बात नहीं है इसको सबूत करना, पेश करना। तो मेरे ख्याल में ये यकीनन होगी कि जैसा कहते हैं कि वो उनको नुकसान ज़रूर पहुंचेगा कि अगर ये साबित हो गया तहरीक इंसाफ के लिए कि उनके 18 अकाउंट्स जो हैं उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो उससे यकीनन उनको नुकसान पहुंचेगा। लेकिन इलेक्शन के नतीजों पर उसका कोई असर सामने नहीं आएगा जब तक कि ये प्रूव ना हो कि वो पैसे जो हैं वो गलत इरादे के लिए मुल्क में लाए गए हैं।
अच्छा सर, ये फॉरेन फंड और प्रोहिबिटेड फंडिंग, क्या ये दोनों अलग अलग मामलात हैं? क्योंकि अब पीटीआई ये कह रही है भाई ये फॉरेन फंडिंग का मामला नहीं है, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का मामला है। लेकिन जो बात अकबर एस बाबर कहते हैं, जिन्होंने ये सारा केस किया है, वो कहते हैं हमने जो सबूत हासिल किए हैं, 2 कंपनियां इनकी अमेरिका में रजिस्टर्ड की गई, उनमें अमेरिकी कंपनियों ने फंडिंग की, गैर मुल्कियों ने फंडिंग की, बरतानिया में अकाउंट्स खोले गए जिनमें मिलियंस ऑफ पाउंड, मिलियन ऑफ डॉलर्स आए। तो ये फॉरेन फंडिंग और प्रोहिबिटेड फंडिंग ये कोई अलग अलग मामलात हैं सर? नहीं, देखिए, फॉरेन फंडिंग जो होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, वो सारे हमारे मुल्क में नहीं खाली होती, सारी दुनिया में होती है। अमेरिका में होती है, ये कॉमन चीज़ें हैं, और इंग्लैंड में शायद ना हो, लेकिन अमेरिका में तो डेफिनेटली होती है। फॉरेन फंडिंग होती है। फॉरेन फंडिंग से तो किसी को एतराज़ नहीं है। अगर कोई पैसे देना चाहता है, डोनेशन करना चाहता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो कोई क्राइम नहीं होता उसको डोनेशन करना। लेकिन सर कानूनी माहिरीन तो कहते हैं कि कंपनी फंडिंग नहीं कर सकती, गैर मुल्की कोई शख्स फंडिंग नहीं कर सकता। सर ये दुरुस्त है? नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। गैर मुल्की कोई फंड नहीं कर सकता। गैर मुल्क से पैसे आ सकते हैं, उसमें कोई रुकावट किसी को नहीं है। रुकावट सिर्फ उन पैसों की है जो कि गलत काम के लिए मुल्क में लाए जाएं, और वो सबूत करना तो साबित करना बड़ा मुश्किल काम है। तो सर फिर इस बहस को खत्म होना चाहिए। बहुत जो कानूनी माहिरीन है शायद भी पर समझा नहीं पा रहे हैं, फिर शायद एक और प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है कि गैर मुल्की फंडिंग हो ही नहीं सकती है। अगर कोई बिल्कुल गैर मुल्की फॉरेन कंपनी है वो फंड नहीं कर सकती है, गैर मुल्की शख्स फंड नहीं कर सकता, कोई दूसरा मुल्क फंड नहीं कर सकता अनटिल अनलेस, अगर जिस तरह आप जानते हैं पीटीआई के ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज्यादा हैं, तो कानून माहिरीन कानून कहते हैं कि गैर मुल्की पाकिस्तानी आपको जो है ना वो फंड कर सकता है, गैर मुल्की कोई शख्स नहीं कर सकता। सर ये बड़ी कंफ्यूजन आजकल इस बहस में फैली हुई है। देखिए, अब गैर मुल्की अगर कोई पाकिस्तान का शहरी है, वो अगर फंडिंग कर सकता है, तो अगर उसने कोई ट्रस्ट बनाया हो, कोई कंपनी बनाई हो, तो क्या उसके थ्रू फंडिंग नहीं कर सकता? यकीनन कर सकता है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो पैसे किसी क्रिमिनल काम के लिए ना लाए जाएं, किसी ऐसे मकसद के लिए ना लाए जाएं जो कि पाकिस्तान के कानून के खिलाफ हो। तो ये जो शोर शराबा हो रहा है, मेरे ख्याल में इसमें कोई ख़ास अहमियत नहीं है देनी चाहिए, और ये मामला जल्द से जल्द तय हो जाए तो अच्छा है। सर आपको फिर क्यों लगता है 5 सालों से क्यों लटका हुआ था? अभी भी तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोई जल्दी है, कोई जानिबदारी ये जो है ना वो उसका मुजाहरा करना चाहते हैं। ये लोग क्यों नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो दरखास्तें क्यों हमारे साथ नहीं सुन रहे हैं? अगर सब कुछ इतना व्हाइट एंड ब्लैक में सब कुछ क्लियर है, फिर तो मामला वाकई 6 दिसंबर से पहले हल हो जाना चाहिए सर। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और होना भी ऐसे चाहिए था। लेकिन असल में प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर ये साबित हो जाता है, ये सामने खुल के आ जाता है कि पीटीआई के लिए फंडिंग जो है वो अमेरिका से या इंग्लैंड से कंपनियों के थ्रू डायरेक्टली इनडायरेक्टली हुई है, तो इससे पार्टी को नुकसान, सियासी तौर पर नुकसान पहुंचेगा। यानी असल में उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन सियासी तौर पर उसको यकीनन नुकसान पहुंचेगा। और उस नुकसान को रोकने के लिए उन्होंने कोशिश की कि जितना इसको डिले किया जाए उतना डिले कर सके। किया डिले, लेकिन अब मामला सर पे पहुंच गया। चूंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब रिटायर होने वाले हैं, तो लोग चाहते हैं कि ये मामला जल्द से जल्द तय हो जाए, और मेरे ख्याल में बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द तय हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल में उनको इवेंचुअली कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन सियासी तौर पर टेम्परेरली उनको यकीनन सेटबैक होगा। और तहरीक इंसाफ का ये उज़र के भाई इलेक्शन कमीशन तो फॉल है ही नहीं, क्योंकि उनके 2 अरकान की तैनाती का मामला अभी तक लटका हुआ है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ये हेयरिंग नहीं कर सकता। सर ये उनका जवाब दुरुस्त है या गलत? नहीं, ये गलत है। चूंकि अभी फिलहाल तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मौजूद हैं ना, तो 3 कमिश्नर्स तो मौजूद हैं, तो वो काम तो कर सकता है। लेकिन अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद वो फॉल हो जाएगा और फिर वो काम नहीं कर सकेगा। तो फिर वो पीटीआई को बहाना मिल जाएगा, वो कहेंगे कि अभी इलेक्शन कमीशन है ही नहीं, फॉल है ही नहीं, इस वजह से वो इससे आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। वो डिले यकीनन करना चाहते हैं ताकि वो ऐसी चीज़ें सामने ना आए जिससे कि उनको कोई सियासी नुकसान हो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत के बावजूद वजारत तवानाई बिजली चोरी रुकवाने और कौमी ख़जाने को सालाना जो अरबों रुपए का नुकसान होता है, उस नुकसान का खात्मा करने में नाकाम हो गई है। एक साल के दौरान पावर सेक्टर में 430 अरब रुपए से ज़ायद नुकसान का इंकशाफ हुआ है। ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक 430 अरब रुपए नुकसान में से 222 अरब रुपए टेक्निकल लॉसेस की मद में आवाम से वसूल किए गए हैं, जबकि 78 अरब रुपए बिजली चोरी की मद में गर्दिशी कर्जों का हिस्सा बने हैं, जबकि बिजली सार्फिन से मतलूबा वसूली ना होने के नतीजे में 130 अरब रुपए का नुकसान भी हुआ है। नाइट एडिशन को मौसूल होने वाली दस्तावेजात में हैरान कुन इंकशाफ भी सामने आया है कि तहरीके इंसाफ का गढ़ कहलाने वाला सूबा KPK खैबर पख्तूनख्वा बिजली चोरी में कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने में नंबर 1 साबित हुआ है। सिर्फ एक साल के दौरान KPK में 36 अरब 62 करोड़ रुपए मालियत की बिजली चोरी हुई है। सिंध 25 अरब रुपए सालाना बिजली चोरी के साथ दूसरे नंबर पर, बलूचिस्तान 8 अरब 63 करोड़ रुपए सालाना बिजली चोरी के साथ तीसरे, जबकि पंजाब 8 अरब 27 करोड़ रुपए सालाना बिजली चोरी के साथ चौथे नंबर पर है। माली साल 2018-19 में 114 अरब रुपए यूनिट्स बिजली खरीदी गई, जबकि टेक्निकल लॉसेस और चोरी की वजह से 93 अरब 88 करोड़ यूनिट्स बिजली फरोख्त हो सकी। 20 अरब 19 करोड़ 90 लाख यूनिट्स का जो खमियाजा है वो अवाम और कौमी खजाने को भुगतना पड़ा है। पंजाब की 5 तकसीम कार कंपनियों ने 81 अरब 61 करोड़ यूनिट्स खरीद कर 71 अरब 73 करोड़ यूनिट्स फरोख्त किए। KPK के 2 तकसीम कार कंपनियों ने 16 अरब 24 करोड़ यूनिट्स खरीद कर 10 अरब 67 करोड़ यूनिट्स फरोख्त किए। सिंध में 2 तकसीम कार कंपनियों ने 9 अरब 96 करोड़ यूनिट्स खरीद कर 6 अरब 69 करोड़ यूनिट्स को फरोख्त किया, जबकि बलूचिस्तान में 1 तकसीम कार कंपनी ने 6 अरब 25 करोड़ यूनिट्स खरीद कर 4 अरब 77 करोड़ यूनिट्स फरोख्त किए। पावर डिवीजन के जो हुकाम हैं उनके मुताबिक बिजली चोरी, टेक्निकल लॉसेस, कम वसूली, खालिसपन बिजली मुनाफा, फाइनेंशियल कॉस्ट, क्वार्टरली एडजस्टमेंट और माजी के वाजिबात की वसूली की वजह से एक सारिफ को बिजली जो है ये 17 रुपए फी यूनिट GST के अलावा हमें जो है ना वो ख़रीदनी पड़ रही है। तकसीम कार कंपनियों में बैड गवर्नेंस की वजह से मुल्की तारीख में बिजली के महंगे तरीन नरखों के बायस घरेलू सार्फिन समेत मुल्की जो सनतें हैं, जो कमर्शियल सार्फिन हैं, ये बुरी तरीके से इन पर असर पड़ रहा है, ये मुतासिर हो रहे हैं। खालिसपन बिजली मुनाफे की मद में 60 अरब रुपए, जबकि बिल अदा ना करने वाले सार्फिन की जो वसूलियाँ हैं उनकी मद में 150 अरब रुपए वसूल करने के लिए 2 रुपये 25 पैसे फ़ी यूनिट वसूली का सिलसिला जो है ये अभी तक जारी है। दिसंबर 2019 के बाद 2 रुपये 25 पैसे फ़ी यूनिट वसूली का सिलसिला ख़त्म कर दिया जाएगा, जिससे जो बिजली सार्फिन हैं इनको रिलीफ मिल सकेगा। यूनिफॉर्म टैरिफ नाफिज होने की वजह से खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में चोरी होने वाली बिजली का जो बोझ है ये इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई के सार्फिन को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन इरफान अली ने गुज़श्ता 1 साल के दौरान पावर सेक्टर में बेहतरी लाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए, जिसके नतीजे में जो वसूलियों की शरह है ये 91% से बढ़कर 94% तक, जबकि टेक्निकल लॉसेज 18.80% से कम करके 17% तक ले गए हैं। आने वाले दिनों में मजीद कहा जा रहा है बेहतरी के इम्कानात हैं, मगर वफाकी सेक्रेटरी इरफान अली को तब्दील किए जाने के इत्तलात भी हैं, जिसकी वजह से पावर सेक्टर में जारी जो बेहतरी का अमल था या जो कुछ काम हुआ है, कुछ बेहतरी आई है, ये रुक जाने का खदशा है। जबकि दूसरी तरफ नदीम बाबर की सरबराही में कायम करदा टास्क फोर्स बराए एनर्जी इस्लाहात की कारकर्दगी भी सिफर साबित हुई है, जबकि अब नदीम बाबर चेयरमैन एनर्जी टास्क फोर्स से वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खसूसी के ओहदे पर अब ये फायज हो गए हैं। इस सब पर मैं बात करूंगी। मेरे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी है। बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, ये जो 1 साल के दौरान पावर सेक्टर में जिस तरह हम बात कर रहे हैं 430 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ है, जो डॉक्यूमेंट्स हम दिखा भी रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो 222 अरब रुपए टेक्निकल लॉसेस की मद में वसूल किए वो आप जैसे और हम जैसे लोगों की जेबों से निकाले गए, हमें ये नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। जी बिल्कुल शाजिया, बिल्कुल आपने इसको दुरुस्त अंदाज में बयान किया। ये नुकसान आपको, मुझे और इस मुल्क के गरीब आवाम को बर्दाश्त करना पड़ा उन अफसरान की नाहली और उनकी बैड गवर्नेंस की वजह से, जिनकी जानिब नेपरा
पूरे सेक्टर को रेगुलेट करता है। माजी के अंदर उन्होंने पॉइंट आउट किया बिजली की वो 10 तकसीमकार कंपनियां जहां पर बिजली चोरी भी होती है, टेक्निकल लॉसेस भी हैं, सिस्टम बहुत नाकिस है और इतना हायर साइड के ऊपर टैरिफ जा चुका है कि हम आम घरेलू सारिफ भी उस बोझ को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, ना कमर्शियल सार्फिन उसको बोझ को उठा पा रहे हैं, ज़री सार्फिन उस बिल को जलाने पर मजबूर हो चुके हैं। वजह क्या है? अफसरान की नाकिस कारकर्दगी और ये तकसीम कार कंपनियां जो 10 तकसीम कार कंपनी हैं, सालाना ये 1600 अरब रुपए का बिजनेस करती हैं, लेकिन ये तमाम 10 कंपनियां मुस्तकिल सरबराहान से महरूम हैं। सिर्फ यही नहीं, इस मामले को बेहतर लाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने गाहे बगाहे वाज़ेह तौर के ऊपर हदायत दी और इसी सिलसिले के अंदर वज़ीर-ए-आज़म के जो मामले खसूसी हैं नदीम बाबर साहब, उन्हें पहले चेयरमैन एनर्जी टास्क फोर्स लगाया गया, जिनको ये मैंडेट दिया गया था कि आपने बिजली चोरी, बिजली का लॉसेस ज़िया को रोकना है, गैस चोरी और उसके लॉसेस को रोकना है। वो उसके अंदर बिल्कुल कामयाब ना हो सके, लेकिन उन्होंने अपने ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर वो मावने खसूसी के ओहदे पर पहुंचे और उसके साथ जो असल उनका मैंडेट था आज तक उसके मुताबिक वो काम नहीं कर सके। सही, ठीक है। अच्छा, जो सूबों में बिजली चोरी की जो अभी मैंने शेयर की है, जिसमें केपीके का नंबर सबसे पहला नंबर है, इस चोरी को रोकने की जिम्मेदारी क्या है, विफाक की है या सूबों की? इस चोरी को किसने रोकना है? शादी देखिए, खैबर पख्तूनख्वा जैसा कि पहले नंबर पर है, सिंध दूसरे नंबर पर है, बलूचिस्तान तीसरे और पंजाब चौथे नंबर पर है। ये तकसीम कार कंपनियां सूबों के अंदर काम करती हैं। बुनियादी तौर के ऊपर 100% इसकी शेयर होल्डिंग फेडरल गवर्नमेंट की है। फेडरल गवर्नमेंट ने इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के जरिए से मुतलका प्रोविंस के अंदर बिजली चोरी रुकवानी है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से कोऑर्डिनेशन होनी है, वहां पर सूबाई हुकूमत का ताउन हासिल करना है, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, पुलिस की ताउन आपने हासिल करना है। असल विल शो करनी है फेडरल गवर्नमेंट ने, वजारत तवानाई ने, लेकिन प्रोविंस के अंदर मुतलका सूबाई हुकूमत की सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती के साथ प्राइम मिनिस्टर की काविश एक जानिब, लेकिन जहां पर जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक है, वफाकी वजीर बराए जो पावर डिवीजन है उमर अयूब साहब, वो खुद उनका वहां से ताल्लुक है, उसके बाद वहां पर उनकी अपनी हुकूमत है, लेकिन बदकिस्मती के साथ वहां पर 36 अरब रुपए की बिजली सिर्फ 1 साल के दौरान चोरी हो गई है। इस सिस्टम जब तक हम अपने पावर सेक्टर को बेहतर नहीं बनाते, अच्छा, बेहतरी के लिए फिर आपने जो एनर्जी इस्लाहात लानी थी, वो फिर इस्लाहात का क्या बनेगा? वो जो नदीम बाबर साहब हैं वो तो मुआविन खुसूसी बन गए, फिर एनर्जी टास्क फोर्स की जो इस्लाहात थी, जो रिफॉर्म्स लानी थी इन्होंने बेहतरी के लिए, अब वो किसके जिम्मे है, वो कौन करेगा? शाजिया, वो इस्लाहात तो फाइल का हिस्सा बन चुकी है ना, फाइल का पेट आपने भर दिया, खूबसूरत आपने प्रेजेंटेशन दी, प्राइम मिनिस्टर को आपने इंप्रेस किया, उसके बाद चैप्टर क्लोज। वो काम कदरे आगे बढ़ाया वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन इरफान अली साहब ने, जिसकी नतीजे में कदरे बेहतरी आई, लेकिन अभी बेहतरी का जो असल टारगेट आपने अचीव करना है वो बहुत दूर है। आपकी पूरी इंडस्ट्री, आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, आपके कमर्शियल सार्फिन, सब लोग इस वक्त तंग आ चुके हैं ये महंगी तरीन बिजली खरीदने के बाइस। अब ये अंदाजा लगाइए कि आर्मी चीफ से जब बिजनेसमैनों ने मुलाकात की तो वहां पर ज्यादा देर जो जिस बात के ऊपर डिबेट हुई वो बिजली के महंगे तरीन नर्ख थे कि महंगी तरीन बिजली हम अब अफोर्ड नहीं कर सकते। वहां पर बड़ी हॉट डिबेट हुई, नैब उसके बहुत से मामलात की तहकीकात कर रहा है, तो यहां पर बहुत सी इनएफिशिएंसीज मौजूद हैं मुख्तलिफ हेड्स में, उनको रोकना मावने खसूसी नदीम बाबर साहब की जिम्मेदारी थी, उमर अयूब साहब की जिम्मेदारी थी, और इस सेक्टर के अंदर उसी तरीके से सिफारिशों के ऊपर अफसरान अपॉइंट हो रहे हैं। किसी ने भी इसके अंदर मतलूबा बेहतरी लाने की हवाले से कोशिश बहुत शुक्रिया। सुहेल इकबाल भट्टी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमारे साथ थे। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का आज का एडिटोरियल। नाज़रीन, अवाम के हालात में तब्दीली आए या ना आए, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एक बात तो बहुत निराली है, हर चंद महीनों के बाद हम देखते हैं कि वफाकी और सूबाई सतह पर काबीना में तब्दीलियों की हवाएं चल पड़ती हैं। चंद रोज़ पहले वफाकी काबीना में तब्दीलियां हुई, असद उमर को वापस काबीना का हिस्सा बनाया गया। अगरचे अब पंजाब में तब्दीली की खबरें आ रही हैं, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के ऊपर से एक जो तब्दीली की तलवार थी या जिनकी ख्वाहिश थी कि उनको हटा दिया जाए या वो हट सकते हैं, वो तलवार एक बार फिर से हट गई है। अलबत्ता उनकी काबीना में तब्दीलियों के साथ साथ सिविल ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों के जो फैसले हैं वो कर लिए गए हैं, लेकिन बुज़दार साहब को भी यकीनन खबरदार रहना चाहिए, क्योंकि अब ऑफ द रिकॉर्ड पार्टी के जो रहनुमा हैं उनकी आवाज़ें उनके खिलाफ बुलंद होना शुरू हो गई हैं, और पार्टी ने अगर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तब्दीली के लिए अगर वज़ीर आज़म पर दबाव डाला
तो यकीनन वज़ीर आज़म जो है वो मुश्किल में पड़ सकते हैं और फिर इस मुश्किल का जो हल है ये पंजाब में वाकई फिर एक बड़ी तब्दीली की सूरत में निकल सकता है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।